Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, and the name of the chapter is Vector and the 3D, chapter number 12 and 13. This one is the fifth lecture, so I will do continue from the previous one lecture. So if you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because that was very important. I explained each and every concept related to the vector and the 3D by taking a series of the lecture step by step, by taking so many easiest examples, so that your base must be strong. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting, because I am going to take the most important and interesting topic, that is called the product of the two vectors. And this topic is not just only important for your mathematics, but it is also important for your physics. The whole concept of the physics depends on the product of the vectors. So please make a note. I'm going to start that topic, name is vector and the 3D concept, lecture number 5. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट का आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. तो जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनसे एक रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है, और वो दैट क्वांटिटी इज व्हाट, ये आपको यहाँ सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कंसीडर किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. यदि आप किसी भी टू नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दैट इज नेचुरली क्या मिलेगा, आपको एक नेचुरल नंबर. तो रिजल्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर. बट जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स. जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्टेंट क्या आपको एक नंबर मिलता है, नहीं, रिजल्टेंट भी क्या मिलता है, आपको एक मैट्रिक्स ही मिलती है. तो रिजल्टेंट भी हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स ही मिलेगी. बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है, यदि हम सिमिलरली इस मैनर्स को देखते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी एक वेक्टर ही मिलेगी. अब क्वेश्चन यही है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया. क्या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको एक वेक्टर ही मिलेगा. तो हमारा यहाँ आंसर आएगा नो, इट इज नॉट नेसेसरी. क्यों, क्योंकि जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज नॉट ऑलवेज अ वेक्टर, इट मे बी अ स्केलर ऑल्सो. और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारा लेक्चर 1000 में हमने इसको कंप्लीट डिस्कस किया था बाय टेकिंग सो मेनी इजीएस्ट एग्जांपल्स. सो इफ यू नॉट स्टिल वॉच दैट वीडियो, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि यदि हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको वेक्टर ही मिले. क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होती है, वो टू टाइप से होती है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ये सिंपल स्केलर प्रोडक्ट. और सेकंड वन इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट. अब जैसे इसका नेम ही सजेस्ट करता है कि स्केलर प्रोडक्ट, इट मीन्स जो यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा. एज इस नेम सजेस्ट टू अस वेक्टर प्रोडक्ट, इट मीन्स जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमें, यहाँ से वेक्टर ही मिलेगा. इट मीन्स यदि आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी. और जो यदि आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या मिलेगी, स्केलर. जैसे आप फिजिक्स में रीड करते आए हो, वहाँ पे वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लिखी जाती है. किसके बीच में, यदि आपने वर्क रीड किया हो, वर्क क्या होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट F इंटू S, आपने रीड किया होगा. तो यहाँ पे जब मैं स्केलर की बात करता हूँ, तो इसका एक और अनदर इंटरेस्टिंग नेम है जो हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट.
और जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका अनदर नेम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब फिजिक्स की टर्म्स में आप वर्क की बात करते हैं तो वर्क इज व्हाट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, इट मींस F डॉट S। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही थी, डॉट। डॉट मीन्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे ही आपने वेक्टर क्वांटिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स रीड करे हुए फिजिक्स में, तब हम वो डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि हमें पहले बेसिक रूल समझने हैं कि वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होती है जो उसका रिजल्टेंट स्केलर मिलता है, और सेकंड प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम सेम नेम से ही कॉल करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक ही चीज है, इसको दो मत मानिएगा। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट की, ये भी दो डिफरेंट चीज नहीं है, ये भी क्या है आपकी एक सिंगल चीज ही है। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है डॉट, इसका मतलब ये हमारे दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट सिंबल से। तो ये क्या है आपका डॉट, और हम इसको कॉल कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे कॉल करेंगे ए डॉट बी। दिस इज द स्पीकिंग वे, आप कैसे इसको रीड करोगे, ए डॉट बी। तो डॉट ही लगाना है। डॉट का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे सेम यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ए वेक्टर ये है तो क्रॉस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए क्रॉस बी। इसको हम रीड भी ऐसे करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये क्या है, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है, और ये किसको इंडिकेट करता है, आपकी डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। तो अभी हमें यहाँ पे तो हमने ये सीखा कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट, ये टू टाइप्स की आपकी वेक्टर प्रोडक्ट्स होती है। अब इनसे रिजल्टेंट मिला, आपको ये भी पता चल गया कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इन्हीं पे फोकस करके हम वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सब चीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई होप आपको ये सब चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो अब जो टॉपिक्स है वो हमारा टॉपिक क्या है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब आपको इस पे फोकस करना है, स्केलर एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज व्हाट, क्या होता है, इसको फोकस करिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं लेट दिस वन माय ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर। ये टू वेक्टर्स है और आपको इनकी क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। और आपको पता है जितने भी हम यहाँ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे वो सभी वेक्टर्स क्या होंगे, आपके फ्री वेक्टर। इट मीन्स क्या है, आप उन वेक्टर्स को कहीं भी मूव कर सकते हो। तो जैसे मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको थोड़ा पैरेलली नीचे मूव कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्री वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर होता है जिसको आप फ्रीली मूव कर सकते हो, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना, इट मीन्स ना तो आपको लेंथ चेंज करनी और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ये। तो क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई, नो। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नो। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो तो ये वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। और जब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो दिस वन इज द एंगल थीटा। और थीटा को हम कैसे मूव करा रहे हैं यहाँ पर, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब आप ये टू वेक्टर्स मूव कर रहे हो और उनके बीच में पर्टिकुलर कोई एंगल बनता हो तो वो रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट के हेल्प से। और स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या देती है, अभी हम यहाँ दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। तो अब यहाँ देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो वेक्टर। इस चीज को समझिएगा, ए बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो मीन्स क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू जीरो नहीं है। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या है, जीरो नहीं है। तो ये क्या है आपकी नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो का दूसरा नाम क्या होता है, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर भी लेट कर सकते हो कि ये नल वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, नॉन जीरो। तो जीरो का मतलब होता है नल और नॉन का मतलब नहीं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वो वेक्टर जो जीरो वेक्टर नहीं है, इसके अलावा कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों की, वो रिजल्टेंट क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा। और आपको पता है थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है आपका, एंगल है किस किस के बीच में, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। So theta is the angle between a vector and the b vector. That is the main concept. अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं किसकी, स्केलर की, इसका मतलब हमें रिजल्टेंट स्केलर मिलना चाहिए। आपको पता है ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी क्या है, स्केलर है। कोस थीटा, कोस 30, कोस 60, कोई भी वैल्यू पुट करिए, वो भी क्या मिलेगी आपको, स्केलर मिलेगी। तो जब सभी वैल्यूज आपको स्केलर मिल रही है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। इसका मतलब इन सबका रिजल्ट, जब मैं बात करूं रिजल्टेंट, वो भी क्या होगा आपका, स्केलर ही होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन गया, A dot B is equal to what, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड into cos of theta. This is the basic formula for the scalar product. यहाँ तक समझ आ गया आपको। याद रखिएगा जब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रीड करेंगे, अब उन प्रॉपर्टीज को आप बिल्कुल ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना है और वन बाय वन इसको नोट करते जाना है। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज रीड करेंगे ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पर, सिंपल सा, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में और भी आपको पता है कि ए मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सिंपल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि उसको जो एरो हेड होता है उसको रिमूव कर दो, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ऐसे ही जब मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैं इसको सिंपल वे में डी भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसी फॉर्मूले को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ए डॉट बी किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं इसको, ए बी कोस थीटा। इसलिए ये दोनों फॉर्म आपको सीखनी है। तो इसमें पजल मौजूद है ए और बी, और यहाँ पे हमने ए वेक्टर का, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड को आप सिंपली ए से भी लिख सकते हो, ऐसे बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी से भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये और ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है। तो आपको दोनों फॉर्म में लिखना और यूज करना आना चाहिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द ऑब्जर्वेशंस। अब हम जो हमने स्केलर प्रोडक्ट क्रिएट करी है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज हमने ऑब्जर्व करनी है उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका कि ए डॉट बी से हमें जो रिजल्ट मिलता था वो रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें रिजल्टेंट हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है।
और स्केलर क्या है आपका, एक बेसिकली एक रियल नंबर है। क्लियर हुआ? नाउ लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू नॉन जीरो वेक्टर। यदि आपके कोई भी दो वेक्टर्स जो नॉन जीरो है, देन उनकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। अभी तक आपने ये देखा, मैंने ये कहा था कि ए वेक्टर यदि आपका जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर, मैं एक केस लेके चल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे मैं कहता हूं कि ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर है, तो क्या इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या आप बता पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि जब हम जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं होता। ऐसे ही जब दोनों ही वेक्टर जीरो है तो दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं है। इट मीन्स दोनों की लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या है? जीरो है। और जब लेंथ ऑफ द वेक्टर जीरो है, इट मीन्स लाइन ही एब्सेंट है, लेंथ ही एब्सेंट है, तो उनके बीच में एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है? नॉट कंस्ट्रक्टेड। क्यों? क्योंकि एंगल्स कैसे बनता है? बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में बनता है। इनकी पार्टिकुलर कुछ ना कुछ तो लेंथ होती है। जब ये लेंथ ही दोनों की जीरो हो जाएगी तो क्या पॉसिबल है एंगल को कंस्ट्रक्ट करना? नो। उस केस में क्या कह सकते हो? थीटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप थीटा को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर थीटा डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप ये लेके चलोगे कि उनकी यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? आपकी जीरो आएगी। क्लियर है? ये था हमारा स्पेशल केस कि आपके दोनों वेक्टर क्या है? जीरो। बट हमारा यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है? आर नॉन जीरो वेक्टर। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं अपने, ये केस 1 था, हम बात कर रहे हैं केस 2 की। केस 2 में क्या है कि ए वेक्टर भी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर है। तो यहाँ दिखा सकते हो, जीरो वेक्टर को ऐसे भी शो कर सकते हो क्योंकि एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यदि बी वेक्टर वो भी नॉट इक्वल टू क्या है? नॉन जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर, ए वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं है। और उसके बाद भी आप ये कहते हो इफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और मैं कहता हूं देन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आती है? इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि यहाँ पे तो दोनों वेक्टर जीरो थे तो दोनों के बीच में एंगल नहीं बना, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे तो दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों वेक्टर्स की लेंथ होगी तो नेचुरली एंगल भी बनेगा। फिर भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है? जीरो। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल केस है ये उसका। क्या है उसको समझिए ध्यान से। यदि दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाती है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब यही होगा यदि दो वेक्टर नॉन जीरो है और उसके बाद भी उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उसका एक ही केस बचता है, इफ एंड ओनली इफ, कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर। इट मींस इसका डायग्राम बनाऊं तो जैसे सपोज करता हूं ये ए वेक्टर है, इसका डायग्राम बनाता हूं, सपोज करता हूं ये बी वेक्टर है। अब दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और यदि आप थोड़ा रोटेशन चेंज करके देखते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई परपेंडिकुलर होने से उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे आए? अब आपको वो चीज सीखनी है। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिल गई है? 90 डिग्री। और हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ
थीटा होता है। तो हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे ए वेक्टर गिवन नहीं है, बी वेक्टर गिवन नहीं है, लेकिन थीटा तो गिवन है ना, क्योंकि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90। और आपको ये पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि हम ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू 0 करेंगे मल्टीप्लाई 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 भी मिलेगा। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर हो? तो यदि आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट शुड भी क्या आएगी, इक्वल टू 0। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए हमसे दो वेक्टर आपके नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो और उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आप ये कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ, तभी एक ही कंडीशन होगी, क्या होगी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, और ये साइन किसका होता है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कहता है कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ट्रू है, तो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। इसका मतलब यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ये मीनिंग होता है कि इसका इफ एंड ओनली इफ का। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड रिजल्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड रिजल्ट की। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। हाउ इज इट पॉसिबल? सिंपल सा है, जहां हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखी, 90। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम इसको रिजल्ट को लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, क्या प्लीज मेक अ नोट। तो अब यहाँ पे देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, अगेन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, और कोस ऑफ 0 कितना होता है, 1। कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। अब जब ये वैल्यू 1 बन गई तो इसका मतलब क्या बन गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और आपको पता है मैग्नीट्यूड को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया थीटा की वैल्यू 0 है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, या सिंपली वेज में क्या लिख सकते हो आप, ए। दिस इज आवर थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कहीं भी आपको थीटा की वैल्यू 0 मिलती है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की सिंपल मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, आपकी डॉट प्रोडक्ट। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मींस कितना हो गया, 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, then a dot b is equal to negative of the a vector magnitude b vector magnitude, या सिंपल मैं इसको ये लिख सकता हूँ, a vector multi dot product b vector is equal to negative of ab। how is it possible? देखिए यहाँ पे आपका ये a वेक्टर है, हम एक वेक्टर और कंसीडर कर लेते हैं, दिस वन इज माई b वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट, a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यूज क्या है, 180 डिग्री, और आपको ये पता है cos 180 डिग्री, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में 90 की टर्म्स में आपको याद है तो 90 प्लस 90 करके चेंज कर सकते हो। cos 90 पे चेंज हो जाता है साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इट मीन्स आपको क्या वैल्यू मिली, -1। तो जब यहाँ पुट करते हो तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये cos 180 नेगेटिव, तो इट मीन्स -a मैग्नीट्यूड और b वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इसको सिंपल वे में क्या लिखते हैं, -ab। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा ये सोल्व करना है, यहाँ पे मेरे पर्पस क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो ये चीज सोल्व कर रहा हूँ ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन ही है।
जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यही स्टेप हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। इससे यदि आपको प्रॉपर्टीज पता है और उनका सॉल्यूशंस पता है कि कैसे सॉल्व होकर रिजल्ट आया, तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। अब हम 3D स्पेस की बात करते हैं। This one is positive x-axis, this one is positive y-axis, this one is positive z-axis. क्लियर है? और आपको पता है जो x-axis है इसके यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? i कैप से। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है आपका? i कैप। इसी तरह से y-axis के यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? j कैप से। और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? k वेक्टर से। तो आपको ये पता है क्या है? ये i वेक्टर, j वेक्टर और k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स है। किस किस के? अलोंग x, y, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स है। अब यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं किसी भी एक वेक्टर्स की बात करते हैं। या भी पहले मैं दो, आपको ये पता है आई जे के, या मैं बात करता हूँ एक्स वाई जेड, ये कैसे एक्सिस होती है? दीज आर द परपेंडिकुलर एक्सिस। आप ये कह सकते हो कि एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर to each other। each other का मतलब क्या है? यह हम बात करते हैं x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है, x एक्सिस परपेंडिकुलर टू z एक्सिस भी होता है, और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू z एक्सिस भी होता है, y परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये तो आपने लिख ही दिया। क्या मतलब है? x और y भी परपेंडिकुलर है, y और z भी परपेंडिकुलर है, और z और x भी क्या है? परपेंडिकुलर है। जैसे आप सिंपली आप राइट फिजिक्स के टर्म्स में आप पढ़ते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल रीड करते हो। यहाँ पे डायग्राम क्या रेज करते हो? स्टेप से दिखाई दे रहा है आपको। इट मीन्स देखिए यहाँ पे दिस वन इज माई एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसको जेड एक्सिस मान लेता हूँ। तो जब आप एक्स एक्सिस को और वाई की बात करते हो तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। दिखाई दे रहा है आपको कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ऐसे ही जब मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ तो आप इसको भूल जाइए, इसको देखिए। यस, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करता हूँ, अब इसको भूल जाइए। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर है और ये इधर है, इसका मतलब यहाँ देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अभी भी राइट एंगल दिखाई दे रही है आपको। तो इट मीन्स क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तीनों एक्सिस के में यदि हम किसी दो एक्सिस के बिटवीन का एंगल चेक करना चाहेंगे तो वो कितना डिग्री का मिलेगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है इन ईच केस। सभी केसेस में आपको थीटा क्या मिलेगा? 90 डिग्री। मतलब थीटा इज 90 डिग्री। और आपको रिजल्ट पता है डायरेक्टली। क्या रिजल्ट पता है? ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। इफ कब? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्स और वाई की बात करता हूँ। अब यहाँ पे x का यूनिट वेक्टर तो क्या है? i, और j y का यूनिट वेक्टर क्या है? j। तो i डॉट j क्या आएगा आपका? 0, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। थीटा इज 90 और थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट के 0। ऐसे ही यदि मैं x और z की बात करता हूँ, x का यूनिट वेक्टर क्या होता है? i, और z का यूनिट वेक्टर क्या है? k। तो i डॉट k भी क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही मैं y और z की बात करता हूँ, y का यूनिट वेक्टर j और z का यूनिट वेक्टर k, तो j डॉट k भी क्या आएगा? 0। ये रिजल्ट समझ आया?
कि आई डॉट मतलब किसी भी, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, सिंपल छोटा सा रूल याद रखना है, जब हम किसी की स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं और टू डिफरेंट वेक्टर होते हैं, मतलब एक एक्स और एक वाई, एक आई और जे, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको? जीरो। आई डॉट जे भी जीरो, जे डॉट के भी जीरो, के डॉट आई भी जीरो। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको सीखना है यहाँ पर। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है तो आप मान के चलिएगा आई डॉट जे भी जीरो है, जे डॉट के भी जीरो है, के डॉट आई भी जीरो है। सारे वेक्टर क्या मिलेंगे आपको? जीरो मिलेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हम इसी से रिलेटेड अब बात करते हैं। हमने तो अभी डिफरेंट वेक्टर्स की करी, अब सेम वेक्टर ले लेते हैं। इट मीन्स क्या है? x और x ही बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या करी थी? x एंड y, x एंड z, y एंड z की बात कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में ही बात कर रहा हूँ। अब x एक्सिस और x एक्सिस का मतलब क्या है? मतलब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि कोई एक वेक्टर है जो पैरेलल है टू द x एक्सिस के। इसका मतलब क्या है? हम उसके वेक्टर की x डायरेक्शन ही लेट करके चलेंगे। तो आप सिंपल सा रूल याद रखिए, यदि आपको निकालना हो i डॉट आई, तो ये किसके इक्वल होगा? अब आपको पता है i डॉट आई, आई का मतलब अलोंग x एक्सिस, ये भी i है, ये भी अलोंग x एक्सिस है। जब दोनों वेक्टर अलोंग सेम एक्सिस है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। क्लियर है? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है तो आप थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0 डिग्री, क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर होंगे और पैरेलल वेक्टर के बीच में डायरेक्शन कितनी मिलेगी? सॉरी, एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। तो आई डॉट आई, तो सिंपली आई डॉट आई क्या होती थी आपकी? आई डॉट आई, आपको पता है जब ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी? ये थीटा की वैल्यू 0 है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1। इट मींस आपको क्या रिजल्ट मिल गया? आई डॉट आई, ये वैल्यू 1 मिल गई, मल्टीप्लाई आई जे, ये क्या है? आपके यूनिट वेक्टर है और आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका मतलब ये भी आपको 1 मिलेगा, जे ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 मिलेगा। इसका मतलब आपको मिल गया आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ जे डॉट जे, वो भी मुझे क्या मिलेगा? 1। इसी टाइप से जब मैं बात करता हूँ के डॉट के, वो भी मुझे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब आप i और j डिफरेंट वेक्टर्स की बात करते हो तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट 0 होती है। जब आप सेम की बात करते हो तो i डॉट i, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसका मतलब 1 इंटू 1 1 देगा, और cos ऑफ 0 वो भी 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। तो इस रूल को भी याद रखिए, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, बट i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i वो सब क्या है? 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा जो आपको यूज करना है डायरेक्ट फॉर्मूलेस में। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम क्या बात कर रहे हैं, दिस वन इज माय ए वेक्टर और दिस वन इज माय बी वेक्टर, और इनके बीच में ये एंगल क्या लेट कर लेते हैं? थीटा लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। लेट, जो हमारा ए वेक्टर है इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k, दिस इज माई ए वेक्टर। ऐसे ही जब मैं बी वेक्टर की बात करता हूं तो बी वेक्टर को लेट कर लेता हूं, a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये आपके दो वेक्टर्स है ए एंड बी। अब हम इसकी ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बीच से एंगल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा। अब आपको एंगल थीटा निकालना है
तो इस टर्म को राइट साइड में ले जाइए, सॉरी लेफ्ट साइड में, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये क्या बन गया आपका, कॉस थीटा। और आपको थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। एक तो इस फॉर्म में आप यदि आपको डायरेक्टली वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है आपको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उनके डॉट प्रोडक्ट पता है, तो आप उससे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। और यदि हम कंपोनेंट फॉर्म में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब आपको वेक्टर्स दिए जाए, उनके कंपोनेंट्स दिए जाए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी। यहाँ पे हम सबसे पहले दो चीज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर। मैं केस फर्स्ट लेके चलता हूँ, सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या लेट कर रहा हूँ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर है, इट मीन्स क्या आएगा, आई डॉट जे यूनिट कैप या जे डॉट के यूनिट कैप या के डॉट आई। ये किसके इक्वल होता है, 0 के। और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए डॉट बी। तो आप ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करोगे, ए वेक्टर क्या है आपका, a1i b1j प्लस में c1k। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, बी वेक्टर। बी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। क्लियर है। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सिंपल वैसे ही करनी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर की सभी के साथ, फिर सेकंड वेक्टर, फिर थर्ड वेक्टर, फिर फोर्थ वेक्टर। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो यहीं पे मैं इसको पहले स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे इससे नेक्स्ट पार्ट रीड करने से पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। प्लीज मेक अ नोट, यहाँ तक नोट कर लीजिए कि यदि आपको थीटा निकालना है, डायरेक्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो आप ये आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट यदि आपको वेक्टर्स आपको किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टकट से हम उसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसके लिए आपको इसकी नीड होगी। क्यों होगी नीड, तो समझिए। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, यहाँ बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को कैसे सोल्व किया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। इट मींस इस दो वेक्टर आपको एडिशन फॉर्म में गिवन है और आपको क्या करना है, उनकी स्केलर प्रोडक्ट करने हैं, ए डॉट दिस। इट मींस स्केलर क्यों कहा, क्योंकि ये डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आप ए डॉट बी प्लस सी, इट मींस क्या है, प्रोडक्ट निकाल रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो, ए डॉट बी ऐसे प्लस ए डॉट सी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। क्लियर है आपको। तो दो वेक्टर का सम हो और उसको किसी डॉट प्रोडक्ट कैसे करना हो, तो दोनों से डॉट प्रोडक्ट हो जाती है, तो ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। अब यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टर्म को लूंगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है, इस पूरे से, तो ये क्या लिखा जाएगा, A1 I डॉट प्रोडक्ट किस से, A2I प्लस में B2J प्लस में C2K प्लस, फिर मैं सेकंड की यूज करूंगा, B1J डॉट प्रोडक्ट सेम, A2I प्लस में B2J प्लस में C2K। सिमिलरली थर्ड से यूज करूंगा मैं, C1K डॉट प्रोडक्ट
A2i प्लस में B2j प्लस में C2k। अगेन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अगेन अप्लाई क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगा, A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर और I डॉट I। सेम यहाँ पे A1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर I डॉट J प्लस A1 वेक्टर डॉट C2 वेक्टर I डॉट K। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, क्या है, ये तो कॉम्पोनेंट है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी, A1 A2 और I डॉट I। ऐसे ही A1 B2 I डॉट J, ऐसे ही A1 C2 I डॉट K। क्लियर है? ऐसे इसको सोल्व करो, B1 A2 J डॉट I प्लस B1 B2 J डॉट J प्लस B1 C2 J डॉट K प्लस सेम यहाँ पे C1 A2 K डॉट I प्लस C1 B2 K डॉट J प्लस C1 C2 K डॉट K। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ दिखाई देगा आपको? यस। अब यहाँ आपको पता है, यदि यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये सारी वैल्यू 1 होती है, लेकिन दो अपोजिट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो यदि हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो जहां भी दो अपोजिट वेक्टर आपको दिखाई देंगे, इट मीन्स वो 0। यहाँ देखिए I डॉट I और I डॉट I क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, A1 A2। यहाँ देखो I डॉट J और I डॉट J क्या होता है, 0। इसका मतलब ये भी 0। A1 C2 की बात करते हैं, J डॉट K, J डॉट K वो भी क्या है, 0। इसका मतलब इन तीन टर्म में से आपको सिंगल टर्म मिली, कौन सी, I डॉट I वाली। ऐसे यहाँ देखिए B1 A2 J डॉट I। अब यहाँ देखो आप कहोगे सर ये तो I डॉट J लिखा है आपने, J डॉट K लिखा है, K डॉट I। क्या इसको उल्टा कर सकते हैं आप, कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ J डॉट I, K डॉट J और I डॉट K। क्या लिख सकता हूँ, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। जो आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, क्या 3 इंटू 2 करो तो भी 6, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, क्या यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती, तो मैं कहूँगा यस। तो जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। तो मैं सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। कौन सी लिखी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो कहीं पे भी आपको A डॉट वेक्टर मिलता है B, तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो B डॉट A। दोनों का रिजल्ट शुड भी क्या आएगा, सेम। क्यों आएगा उसको देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट भी सिखाता हूँ कि A डॉट B का मतलब क्या है, आपका दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई होती है, इनटू में cos ऑफ थीटा, इनटू में cos थीटा। ऐसे ही B डॉट A का मतलब ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड, B A का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। आप यहाँ कहेंगे अब थीटा शुड बी सेम, यस, क्योंकि A और B वेक्टर की भी जब हम बात करते हैं यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर, तो ये एंगल हुआ, तो आप इसको ये भी कह सकते हो जो एंगल है थीटा वो बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर है, या आप ये भी कह सकते हो एंगल जो है वो B वेक्टर और A वेक्टर के बीच में भी है, मतलब सेम एंगल है। इसका मतलब दोनों ही केस में थीटा की वैल्यू सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गई, इक्वल आएगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये प्रॉपर्टी जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, I डॉट J। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ J डॉट I इज इक्वल टू, जहाँ J डॉट K है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ
के डॉट जे। ऐसे ही यहाँ पे के डॉट आई है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आई डॉट के। तो इसकी भी प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो, क्योंकि जब ये जीरो है तो इनको मैं उल्टा कर दूंगा ऑर्डर, तो वो भी क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब आपके पास यहाँ रिजल्ट कंफर्म हो गया कि दो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, चाहे वो आई इंटू जे हो या जे इंटू आई, उनका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो जब दोनों सेम वेक्टर होंगे आई आई जे जे के, उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं तो इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए एक बार प्लीज मेक अ नोट दिस। तो अब यहाँ देखिए हम रिजल्ट लिखते हैं a1 a2, यहाँ देखो i इंटू आई, दैट शुड बी 1, इसका मतलब हमें मिल गया a1 a2 प्लस यहाँ i इंटू जे, इट मीन 0, प्लस j इंटू के, ये भी 0, प्लस b1 a2 j इंटू आई, ये भी 0, प्लस b1 b2 j इंटू जे, दैट शुड बी 1, तो b1 b2 प्लस j इंटू के, दोनों डिफरेंट है, ये भी 0, प्लस आई के इंटू आई, ये भी 0, प्लस k इंटू जी, ये भी डिफरेंट है, ये भी 0, प्लस k इंटू के सेम, इट शुड बी 1, मीन्स C1 C2। इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर है? तो ये क्या निकाला अभी आपने, A डॉट B। और आपको पता है कि A वेक्टर परपेंडिकुलर होता है B वेक्टर के, यही केस लेके चल रहे थे। तो जब आपने A वेक्टर और B वेक्टर को परपेंडिकुलर कहा, इट मीन्स क्या है, उनकी डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होती है, 0। A डॉट B इज इक्वल टू 0 होता है ना, ये रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू 0, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रूल बन गया। क्या बन गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनका सम क्या होता है, इक्वल टू 0, यदि दो वेक्टर आपको क्या मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमें इससे थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाना है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अब हम cos थीटा की बात करते हैं दोबारा से। cos थीटा का फॉर्मूला क्या बना था आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, यही था। और आपने सोल्व करा ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या बन गया आपका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड। अब डिवाइड यहाँ पे क्या है, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। आपको पता है, आपने ए वेक्टर को क्या लेट करा है, A1i प्लस B1j प्लस में C1k। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ऐसे ही जैसे मैं बी वेक्टर की बात करता हूँ, B1 क्या आ जाएगा, B1i प्लस B2j प्लस A2i B2j और C2k। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ, ध्यान से देखिए। आपका cos थीटा यदि कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्टली आप a डॉट b ना निकाल के डायरेक्ट एक सिंगल फॉर्मूले से भी आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ये शॉर्टकट है, इसको आप डायरेक्टली यूज
कर सकते हो। कैसे यूज करते हैं अब हम उसको सीखेंगे। तो अगेन मेक अ नोट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेक्टर ले लेता हूँ, लेट ए वेक्टर आपको दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर आपको दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k। आपको फाइंड आउट करना है थीटा। तो आपको पता है थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है आपका। यदि थीटा कोस थीटा ये है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस को तो ले जा सकते हो, कोस इनवर्स। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, इन कंपोनेंट की मल्टीप्लाई a1 a2 b1 b2 c1 c2। इट मींस ये क्या है, ये i के कंपोनेंट है, ये j के कंपोनेंट है, ये k के कंपोनेंट। तो डायरेक्टली कर सकते हो। इसका कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है। अब डिवाइड में हमें क्या करना है, इन सभी का मैग्नीट्यूड। इसके कंपोनेंट क्या है 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू सेकेंड के कंपोनेंट क्या है 2 1 और 3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पे 2 और 2 4 और 9 13। और ये कितना आ गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9। तो क्या बन गया ये वैल्यूज, ये बन गई आपकी 13 और 9 और 1 10 और 14 और ये भी 14। तो क्या बन गया 30। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी कोस इनवर्स 13/14। दैट इज द डिसाइड आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे कब जब आपको थीटा निकालना हो, दो वेक्टर दे दिए जाए, तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करके उससे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है। अदरवाइज आप अलग अलग से भी करके निकालना चाहते हो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके, उससे भी आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमने ये फॉर्मूला समझ लिया। अब इससे थोड़ी सी कंडीशंस और भी आप निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका एक रिजल्ट मिल गया था, क्या है a डॉट b। ये कब याद रखना है, यदि आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर मिलते हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है 0। एक रिजल्ट तो ये भी याद रखना है आपको। और एक रिजल्ट है जब आपके दो वेक्टर्स क्या हो पैरेलल, मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो b वेक्टर हो, इक्वल टू क्या हो पैरेलल। यदि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर पैरेलल है तो आपको कोलिनियर की कंडीशन पता है। कोलिनियर क्या होता है, जो पैरेलल टू द सेम लाइन। इट मींस वो वेक्टर्स किस कौन से होंगे, पैरेलल वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा a वेक्टर। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको माय प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यदि दो वेक्टर्स दिए गए हैं और दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उस कंडीशंस में कैसे लिखोगे आप इसको। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने लिखा ए वेक्टर क्या लेट कर आपने a1i प्लस में b1j प्लस में c1k, और b वेक्टर को क्या लेट कर आपने a2i प्लस में b2j प्लस में c2k। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके जो कंपोनेंट है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये पार्टिकुलर किसी ना किसी की वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब ये आपस में इक्वल है, लेकिन इक्वल करके कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी आपको। दैट शुड बी लैम्डा। तो जब आपको कोई वेक्टर चेक करना हो कि ये वेक्टर पैरेलल है या नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल टू लैम्डा। या इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके जब आपको कोई ना कोई चीज अनडिफाइंड दे दी, जैसे यहाँ पे a1 a2 b2 की वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को अनडिफाइंड कर देता, x मान लेता, y मान लेता, k ऐड कर देता, और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द वेक्टर्स आर द कोलिनियर, या कह देता वेक्टर्स आर द पैरेलल वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप उसकी अनडिफाइंड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, एंगल देख लिया, डॉट देखा हमने। ये रिजल्ट कब था, जब वेक्टर्स आपके क्या हो परपेंडिकुलर हो, और ये कॉन्सेप्ट कब है, जब वेक्टर्स कैसे हो आपके पैरेलल। तो इन सब को अलग से रिजल्ट करके अपने फॉर्मूले में ऐड करते जाना, क्योंकि
कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आपको फॉर्मूले बेस्ड करने हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, तो यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the next property of the scalar product. If a and b are any two vector, कोई भी दो वेक्टर से आपके a and b और lambda be any scalar, और lambda कोई भी एक स्केलर है, तो आप याद रखिए यदि lambda एक वेक्टर से मल्टीप्लाई है, मतलब स्केलर जो है वो a वेक्टर से मल्टीप्लाई है और आप उसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो b वेक्टर से, तो जो स्केलर नंबर है वो इजिली मूवेबल है। कह सकते हो कि आप लैम्डा को कहीं भी मूव करा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लैम्डा को मैं आउटसाइड ले गया तो ये a डॉट b रहा, कोई चेंज रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही मैं इस लैम्डा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ b वेक्टर के साथ, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये होता 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आप इसको लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट में a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर। तो जो स्केलर है वो इजीली मूवेबल कह सकते हो, कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी ऑर्डर आप में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उस स्केलर को आप कहीं भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम बात करेंगे ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की। तो ज्योमेट्री मीनिंग क्या है ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट? सिंपली ये क्या होता है, आप कह सकते हो इट इज अ सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर की, विद प्रोजेक्शन ऑफ द अनदर वेक्टर। कैसे मैं कहता हूं, ध्यान से समझिए। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जस्ट कोई भी टू वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इट इज द प्रोडक्ट है किसी भी वेक्टर की, आइदर वेक्टर, चाहे ए वेक्टर ले लो चाहे बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी प्रोजेक्शन ऑफ ऑन द अनदर। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर लोगे उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, उस दूसरे के प्रोजेक्शन के साथ। ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? इसको हम बेटर वे से देखेंगे। सबसे पहले हम ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर, ऑन अ गिवन लाइन भी कह सकते हो। तो अब वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम एक मेन कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये काफी। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए गिवन लाइन। और लाइन की भी बात हम कौन सी बात करेंगे, डायरेक्टेड लाइन। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो अब यहाँ पे हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस की बात करेंगे। उसके लिए आपको एक वेक्टर चाहिएगा, तो मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ, सपोज दिस वन इज माई वेक्टर ए बी वेक्टर। ये मेरा कोई वेक्टर है और मैं इसके क्या निकालना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूँ ऑन ए डायरेक्टेड लाइन। तो इसके लिए मुझे लाइन भी लेनी होगी, तो मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी क्या है, डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, ये मेरा वेक्टर है। अब मुझे इस वेक्टर की क्या करनी है, प्रोजेक्शन। जैसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह तो सब्जेक्ट आपका भी नहीं आया, तो जब आपने ड्राइंग करते हो तो किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन का मतलब वो कैसा आपको ऑन द पेपर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले जिस वेक्टर
कि आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऑन द डायरेक्टेड लाइन पे। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहीं पे ही आएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहां से लेकर ये जो वेक्टर मिला आपको, ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द ए बी वेक्टर। इसको जैसे मैं लेट कर लेता हूं, दिस वन इज माई पी वेक्टर, तो मैं ये कह सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन किस पे, डायरेक्टेड लाइन पे, क्या है आपका पी वेक्टर। क्लियर हुआ कि इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हुआ वो पी वेक्टर है, किस पे, ऑन द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्या ऑन द डायरेक्टेड लाइन इस पे, तो वो पी वेक्टर है। अब हम इसकी बात करेंगे, यदि ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, जो आपका ये ए बी वेक्टर होगा, ये मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे ए बी वेक्टर की जो लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू पी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा। अब हम इसकी डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी किस पर, थीटा पर ही डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी। क्यों करेगी? अब देखिए थीटा या कह सकते हो आप कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आपको पॉजिटिव कॉस थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब आपको सेम डायरेक्शंस मिलेगी, और यदि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे मिलेगी उसको देखने के लिए हम विजुअलाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव कहाँ मिलता है। cos थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल मिलेंगे या तो आपको 0 से 90 डिग्री का मिलना चाहिए या 270 डिग्री से 360 डिग्री का बीच का। यदि आपको एंगल कितना मिलता है, 0 से 90 मिलता है या 270 से 360 के बीच में एंगल मिलता है, तो cos थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्शन मिलेगी किसी वेक्टर की वो सेम डायरेक्शन में मिलेगी। बट जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में। तो ये आपका जो एंगल्स है उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप एंगल के बेस पे आप पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो दोबारा देख लीजिए, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे या डायरेक्टेड लाइन पे, तो इस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ पे क्या काउंट होएगा, P। तो इस वेक्टर की वैल्यू को निकालने, ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है जो आपका ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा, और उसकी डायरेक्शंस निकालनी है तो डायरेक्शन डिपेंड करती है cos ऑफ थीटा पर। इट मीन्स डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ थीटा। तो यदि आपका थीटा की वैल्यू 0 से 90 या 270 से 360 मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है तो डायरेक्शन सेम मिलेगी। और यदि आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता है तो जो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं। अब दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ए बी, नेचुरली यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल कितने डिग्री का 90, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल दिखाई दे रहा है आपको ये। तो यहाँ पे देखिए जो वेक्टर की इसकी डायरेक्शन थी
सॉरी, जो आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसकी डायरेक्शन भी यही है, और जो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आया इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। क्लियर है? तो जो डायरेक्शंस आएगी वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन। तो यहां लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन। तो जो प्रोजेक्शन होती है किसी वेक्टर की, वो जिस लाइन पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसी की डायरेक्शन में मिलेगी यदि एंगल पॉजिटिव हो, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी यदि एंगल नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए मैं थोड़ा इसको विजुअलाइज करता हूँ। अभी आपने एंगल कौन से डिग्री लिया, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। सपोज करा ये हमारी डायरेक्टेड लाइन है और ये वेक्टर है हमारा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से क्या है, लेस। इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आप देखिए इसका प्रोजेक्शन निकालता हूँ। ये पॉइंट मेरा ए है और दिस वन पॉइंट इज बी। अब इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर मिलेगा आपको पी वेक्टर। तो आपको दिखाई देता है लाइन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और पी वेक्टर क्या है, अपोजिट। तो आप कह सकते हो पी वेक्टर एंड जो डायरेक्टेड लाइन है वो क्या है, अपोजिट है। ऐसे ही हमने एक थर्ड केस और लेके दिखाता हूं आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। दिस वन इज माय डायरेक्टेड लाइन और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहां से एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या है, किससे बड़ा है, ये 180 से ग्रेटर है और 270 से, सॉरी ये कितना है, 270 से ग्रेटर है और 360 से लेस, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं समझ आ रहा तो इसको इस टाइप से समझिए। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 स्टार्ट होता है। अब इसकी प्रोजेक्शन करेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगी, इसका मतलब ये वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे पी वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेम डायरेक्शन में है, तो आपको कौन सी क्वाड्रेंट में मिलती है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पी वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगी, और दो अपोजिट में क्या मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें यहाँ प्रोजेक्शन से एक ऑब्जर्वेशन मिली है, क्या मिली, इफ पी कैप, पी कैप का मतलब क्या है, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या है, पी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर है, और देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर अलोंग द डायरेक्टेड लाइन में ही है। तो पी वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर हो अलोंग ए डायरेक्टेड लाइन, देन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सिंपली शॉर्टकट में मैं लेट कर देता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्शन क्या है, ए। तो मैं बात करता हूँ ए बी प्रोजेक्शन की, ये प्रोजेक्शन मेरा ए है, तो इसकी प्रोजेक्शन ऑन द लाइन एल, इस लाइन पर इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है, ए डॉट पी यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट का वही यही है कि ए डॉट पी, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली क्या फाइंड आउट करने के लिए काम आती है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो जब आपको किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी हो ऑन ए डायरेक्टेड लाइंस पे, तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली ए वेक्टर डॉट पी यूनिट वेक्टर। और आपको पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी की डायरेक्शंस में होता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिवाइड में, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड आपको 1 बनाना होता है। इसी टाइप से इस पे अप्लाई करते हैं, तो ए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अलोंग द पी डायरेक्शन और डिवाइड बाई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपको पता है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसी टाइप से हम पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सोल्व करते हैं, तो पी वेक्टर इनटू में क्या हो जाएगा,
पी का मैग्नीट्यूड। तो आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, ए डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाई पी का मैग्नीट्यूड। अभी आपने इसको क्या नोट करा है, आपने ये नोट करा है, ये क्या है आपका प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ ए वेक्टर का, ऑन कहां पर है, पी वेक्टर पे। तो सिंपली आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, यहां से किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द अनदर वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी करा हमने, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी वेक्टर, तो हमने उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली और जिस पे प्रोजेक्शन करते हो उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हो। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे दो फॉर्मूले बन जाते हैं। कौन कौन से? तो प्लीज उसके मैं भी कराता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम पहला केस बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर की प्रोजेक्शन कहाँ पे थी, पी वेक्टर पे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पी वेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इट मींस एक वेक्टर ए हो गया तो सेकंड वेक्टर इज व्हाट, बी वेक्टर। इसलिए यहाँ पी वेक्टर को हटा के हम ए और बी की टर्म्स में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन पी था, यहाँ ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन बी। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपका। जब भी आपको किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन निकालने हो तो आप क्या करो, उनकी सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई जिस पर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे अब मैं सेकंड अप्लाई करना चाहूँ, केस सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो आप इसको क्या लिख दोगे, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई जिस पर प्रोजेक्शन कर रहे हो, ए पर कर रहे हो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको सिंपल और भी लिख सकते हो सेंस में, क्यों, क्योंकि बी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट इस क्या होती है, कॉम्पिटेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए ऑन बी, और ये क्या बन गया, बी ऑन ए। तो आपके फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो डायरेक्टली। जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो तो आप डायरेक्ट इसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम कुछ स्पेशल केस रीड करेंगे प्रोजेक्शंस के। आपने प्रोजेक्शंस का कॉन्सेप्ट समझा, अब इसके आंसर दीजिए मुझे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि आपके दो वेक्टर्स के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बन जाए तो प्रोजेक्शंस पे क्या होगा, किस टाइप का प्रोजेक्शंस आएगा? माइंड में कुछ आइडिया आया? मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको ये पता था कि ये लाइन है और ये सपोज करता था, ये मैं वेक्टर यूज कर लेता था यहाँ पे ए बी वेक्टर, इसको मैंने सपोज सिंपली ए वेक्टर कहा। जब आप इसकी प्रोजेक्शन करते हो तो यहाँ पे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है, दैट इज थीटा। अब मैं यहाँ थीटा के 3 केसेस यूज कर रहा हूँ। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में तो प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा? अब आपको 0 डिग्री इट मीन्स आपको फिगर ऐसा दिखाई देगा, ये लाइन है और ये पी वेक्टर। जब ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, तो ये जो ए वेक्टर था और पी वेक्टर कैसे हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन, क्योंकि थीटा है ही नहीं। इसका मतलब आपको जो प्रोजेक्शन मिलेगी अलोंग द सेम डायरेक्शन मिलेगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है और किसी वेक्टर के प्रोजेक्शन निकालो और आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टेड वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्लियर? अब सेकंड केस लेता हूं मैं, पाई बाय टू का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। और सिमिलरली 3 पाई बाय 2 का मतलब कितना हो गया, 270 डिग्री।
अब इस केस में आपसे पूछता हूँ कि इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या होगी, तो आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे ये मैं डायरेक्टेड लाइन ले लेता हूँ, इसको मैंने पी वेक्टर राइट कर लिया, सॉरी ये मेरी डायरेक्टेड लाइन है। अब यहाँ पे जो पी वेक्टर है वो 90 डिग्री का है, 270 का, 90 का पता है आपको, ये 90 डिग्री का हो गया ए बी, इसको वेक्टर को मैंने ये वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन निकालिए, मतलब ए से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो कहाँ पर आएगा वो परपेंडिकुलर, ए पर ही आएगा। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी किस पे आएगा, बी पर ही आएगा। इट मीन्स क्या है, आपको एक वेक्टर कौन सा मिलेगा, पॉइंट वेक्टर, क्योंकि कोई लेंथ तो मिली ही नहीं आपको प्रोजेक्टेड वेक्टर की। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक वेक्टर मिलेगा पॉइंट वेक्टर, और पॉइंट वेक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज ए जीरो वेक्टर। तो आप कह सकते हो जो वेक्टर मिलेगा आपको प्रोजेक्टेड वेक्टर, उसकी डायरेक्शन रैंडम होगी, वो इट मींस इन मे बी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्लियर है। ऐसे ही यदि आप इसका अपोजिट लेते, कौन सा है 270, तो ये भी ऐसे ही बनता, ये आपकी डायरेक्टेड लाइन, ये आपका ए, सॉरी ये ए और ये पॉइंट मान लेता हूं बी। अब इसकी प्रोजेक्शन करोगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी इसी में आएगा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी इसी में आएगा। इसका मतलब अगेन आपको क्या मिलेगा, पॉइंट वेक्टर ही मिलेगा। तो इसका मतलब जब आपका कोई वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं और वो मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या 270 डिग्री बनाता है ऑन द डायरेक्टेड लाइन से पे, तो आप कह सकते हो वो प्रोजेक्टेड वेक्टर क्या होगा, आपका जीरो वेक्टर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब हम थर्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्लीज मेक अ नोट ना। अब मैं किसकी बात कर रहा था, थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। इसका मतलब दिस वन इज माई डायरेक्टेड लाइन, और ये मैं एंगल बना लेता हूं यहां से, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है। तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। अब मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो प्रोजेक्शन मेरी कहाँ आएगी, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहीं पे आएगा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर भी यहीं आएगा। इसका मतलब जो मेरा वेक्टर मिल रहा है प्रोजेक्टेड वेक्टर, तो ये अलोंग पी डायरेक्शन मिल रहा है, जबकि मेरी डायरेक्टेड लाइन कैसे है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यदि मैं ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालता हूं ऑन डायरेक्टेड लाइन पे, तो मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा आपको। अब यहां पे क्या है, कौन सा वेक्टर हो गया, ये बी ए। यही क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्टेड वेक्टर तो मेरा अपोजिट हुआ ना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालते थे, पहले केस में आपने ये देखा कि वेक्टर ऐसे था, ये ए बी, और प्रोजेक्टेड वेक्टर आपका यहां तक पी, डायरेक्टेड लाइन। जब आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे तो आपको ये वेक्टर मिलता, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इस वेक्टर की यदि आप थोड़ा सा और चेंज कर दो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसकी भी प्रोजेक्शन निकालोगे आपको इस डायरेक्शन में, जबकि पी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन। इसका मतलब यदि आप ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालोगे तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे होगा, बी ए वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है। यदि आप ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हो और थीटा कितना बनता है 180 डिग्री, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, बी ए वेक्टर, मतलब रिवर्स द डायरेक्शन। तो ये था कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द न्यू कंसेप्ट। अब हम डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक आइडेंटिटी, एक रिलेशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसको ध्यान से समझेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक 3D स्पेस क्रिएट करता हूं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और यहाँ पे मैं कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज करें ये पॉइंट ई है,
इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ, A1 B1 C1। ठीक है, तो ये क्या है आपका ओरिजिन। तो आप इसको क्या कहेंगे, O इज, ये हमारा क्या है, एक डायरेक्टेड वेक्टर है। इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर। इसको मैंने लेट किया, और आपको पता है ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट, तो यही क्या बन जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कंपोनेंट फॉर्म में किसी डायरेक्टेड वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। ये हमने जस्ट क्या करा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी डायरेक्टेड वेक्टर को इट्स कंपोनेंट में। और आपको पता, जब भी कोई आपको डायरेक्टेड वेक्टर दिया जाता है तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो। इट मींस यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं डी आर की, तो यहाँ डी आर क्या होंगे, ए बी और सी, ये हमारे डी आर है किसके, ऑफ ए वेक्टर के। तो जब भी आपको कोई वेक्टर दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट इट्स डायरेक्टेड रेशियो या डायरेक्शन रेशियो, तो आप सिंपल इससे ये बता सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस में k, और आपसे कहता हूँ फाइंड करिए डी आर। तो इसके डी आर क्या काउंट रहेंगे, i कॉम्पोनेंट इज 3, j कॉम्पोनेंट इज 2, k कॉम्पोनेंट इज -1। तो इस वेक्टर के डी आर क्या होंगे, 3 2 -1। दैट इज अ सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको भी नहीं लिख पाते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो पता ही नहीं चल पाता उन्हें कि डी आर है क्या चीज, तो यहाँ पजल हो जाते हैं। क्लियर हुआ आपको। जब भी कोई वेक्टर आपको दिया जाएगा तो यहाँ पे आई जे के आपका जो कंपोनेंट होते हैं वही उसके वेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं होते, कुछ नंबर्स होते हैं जो प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब वो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, अब हम उसको निकालेंगे। अब उसको फाइंड आउट करने का जो रूल्स है, अब हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, अभी हमने जो रीड करा थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, और आपको पता है अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है, जे एक्सिस से। अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है, के वेक्टर से। तो ये आई जे के हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मैं वन बाय वन केस लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्फा की। अल्फा पता है आपको, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं किस किस से, ऑफ द डायरेक्टेड वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अब इसी के वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है अल्फा बीटा गामा ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं बिटवीन किस किस के बीच में, एक तो आपका डायरेक्टेड वेक्टर एंड एक्सिस, एक्सिस कौन कौन सी, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ। एक्स एक्सिस आपकी ये और डायरेक्टेड वेक्टर ये रहा, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल। तो दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। अब हम इन दो वेक्टर को यूज करते हुए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करें। सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है बिकॉज हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे cos ऑफ थीटा, जहाँ थीटा की जगह एंगल क्या है, अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा। ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर ही है, इसको मैंने ए वेक्टर ही लिखा, डॉट
बी वेक्टर। अब बी वेक्टर हमारा दूसरा वेक्टर बन गया और वो वेक्टर क्या है हमारा आई कैप। तो मैं इसको यहाँ पे आई कैप लिख दिया मैंने। क्लियर है? डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता है cos ऑफ अल्फा क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये क्या है हमारा L, और इसी को क्या करते हैं हम DC कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ गामा, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस मींस cos ऑफ एंगल ऑफ अल्फा, cos ऑफ एंगल ऑफ बीटा, cos ऑफ एंगल ऑफ गामा। तो cos ऑफ एंगल ऑफ अल्फा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। cos ऑफ बीटा उसको M से, और cos ऑफ गामा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो आप इसको इसमें से कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं सपोज करा L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, L। तो यहाँ A वेक्टर आपका क्या रेट करा था, A वेक्टर इज दिस AI प्लस BJ प्लस CT। अब डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है, I से, डिवाइडेड बाई A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आपको ऑलरेडी आ चुका। कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट और सभी के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपोनेंट ये है तो ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया आपका c स्क्वायर। और i वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। इट मीन्स ये क्या बन गया आपका 1। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे L। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे I से, क्या बन जाएगा ये A I डॉट I प्लस B I डॉट J प्लस C I डॉट K। और आपको पता है I डॉट I इज क्या होता है 1, I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K या I डॉट K वो भी क्या आएगा 0। तो ये क्या बन गया सिंपल सा। तो सिंपली ये देखो, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारी L की वैल्यू क्या बन गई, L इज इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा I डॉट I 1, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपको सिंपली क्या मिल गया A, और डिवाइड में क्या टर्म थी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, DC का, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही आप सबके लिए निकाल सकते हो बीटा, जो y एक्सिस के बीच में होता है, और डायरेक्ट लाइन और z एक्सिस के बीच में वो क्या होता है गामा। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो L ये है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही n क्या होगा c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत काफी हेल्पफुल रहेगा। डायरेक्शन कोसाइंस, यदि आपको डायरेक्शन रेशो ए बी सी दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो आप इसकी हेल्प से आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक तो एग्जांपल लेता हूँ, उससे और बेटर वे से क्लियर होगा कि क्या होता है ये। कि यहाँ समझिए, जैसे क्वेश्चन में आपको कहता है कि ए वेक्टर आपको ये दे दिया, आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे कहता है इसके फाइंड आउट करिए डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस, इसके फाइंड आउट करिए। तो सिंपल से आपको पता है, तो इस वेक्टर को या आपको डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करना है तो यही वेक्टर होता है ai प्लस में bj प्लस में ck, और जो वेक्टर दिया जाता है उन्हीं के कंपोनेंट को हम dr कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गए हमारे dr। तो पहला आपका आंसर आ गया। फिर आपसे कहता था DC भी फाइंड आउट करना है। DC का रूल पता है आपको, सबसे पहले L क्या था आपका A डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए यहाँ पे 2 है और इन सभी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 9 और 16। इट मीन्स 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 29। ऐसे ही सिमिलरली करके आप फाइंड आउट कर सकते हो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/29 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/29। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/29 रूट 3/29 और 4/29। ये क्या आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप मेरे को लगा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका वेक्टर्स और 3D का बेस बनाते जाएंगे। यदि इन्हीं कॉन्सेप्ट में आपको डाउट रह जाता है कि कोस क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, एल एम एन क्या होते हैं, यही में पजल हो गए तो पीछे रह जाओगे। तो प्लीज़ डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जब तक वीडियो को देखते रहिए 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखिए, जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते क्वेश्चन ट्राई मत करिए। तो क्वेश्चन तभी ट्राई करिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप प्लीज मेक अ नोट। तो अब हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स का, फर्स्ट पार्ट किया स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में जब अच्छी तरह क्लियर आ गई है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स को, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। थैंक यू वंस अगेन।